Hello guys, welcome back to study session 4 of MCQ booklet series, and in this video we will cover MCQ part of chapter 11 appeals and revision 10th तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड अंडर जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। तो किस किस केस में हो जाती है, देखो बाई एग्रीड पर्सन अंडर ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये हो जाती है इसमें। एंड फिर क्या है, बाई एग्रीड पर्सन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाई नेशनल बेंच और रीजनल बेंच का ऐसा कुछ है नहीं उस प्रोविजन में। ठीक है, तो ये नहीं होता। एंड लास्ट क्या है, थर्ड क्या है पॉइंट, फॉर द मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से गलत अलग हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया फॉर मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ठीक है, इस केस में भी हो सकती है। तो एक और दो, फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, ठीक है, तो पॉइंट बी, फर्स्ट एंड थर्ड इज आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर हैज टू अपीयर बिफोर द एपेलेट ट्राइब्यूनल। He decided to appear through an authorized representative. Which of the following person can be authorized representative of Mr. A under GST law? तो देखो सोहन हिटसन who has been dismissed, देखो गवर्नमेंट सर्विस अगर किसी को डिसमिस्ड किया गया तो वो तो नहीं हो सकता। एक कंपनी सेक्रेटरी हु हैज बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन सा, थर्ड, प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट का एडवोकेट है, ये हो सकता है मिस्टर मुकुल। तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी थर्ड। ठीक है, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन पर्सन एग्रीड बाय द decision or order passed by educating authority under the CGS Act may appeal to such appellate authority as may be prescribed within 3 months from the date of on which the said order is communicated। ठीक है, तो ये सही चीज है, तो ये ट्रू, दिस इज करेक्ट। ठीक है, 3 मंथ्स में वो कर सकता है अपील। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, नो अपील शैल बी फाइल्ड टू अपीलेट अथॉरिटी अनलेस appellant has paid sum equal to 25% of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order in which appeal is filed। ठीक है, ये false है, इसकी लिमिट 20% है। ठीक है, adjournment of appeal shall not be granted more than 3 times to a party during the hearing of appeal। ठीक है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, appellate authority shall have the power to refer back the case to adjudicating authority that passed the said decision order। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो false। तो हमारा फर्स्ट क्या था, ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स कौन सा ऑप्शन है हमारा, ट्रू फॉल्स सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। कौन सा चैप्टर था, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, सॉरी अपील्स एंड डिवीजन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, चैप्टर नंबर 12, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, इसके भी 3 एमसीक्यूज हैं शायद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 138। किस किस केस में अलाउड नहीं होती, ए पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस ए टू एफ ऑफ सेक्शन 132 ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये है प्रोविजन में लिखी हुई ये चीज। एंड ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ बाय कोर्ट। ठीक है, ये भी ठीक है। ए पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ व्हिच इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। तो ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। तो तीनों ही केस में क्या है, अलाउड नहीं है ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सो पॉइंट डी वुड बी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सुकन्या a supplier registered as GST failed to pay the GST amounting to 5,000 for the month of January। ठीक है, proper official imposed a penalty on Sukanya for failure to pay tax। Sukanya believes that it is a minor breach। minor breach क्या होती है, जो 5,000 तक की अगर पेनल्टी उसमें टैक्स लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती है। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने उसके बाद क्या कहा, नो पेनल्टी इज इम्पॉसिबल फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स इन रिगार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Penalty is leviable on Sukanya since the breach is considered as a minor breach only if the amount of tax involved is less than 5,000। हाँ, ठीक है,
पॉइंट ए इज करेक्ट, क्योंकि इसका आंसर यही होना चाहिए। अगर 5000 से लेस होता है तब वो माइनर ब्रीच है, 5000 और उससे ऊपर वो वो उस पर पेनल्टी लेवेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होता है हमारा हायर ऑफ 50%, हायर नहीं 50% और 10,000। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होता है? हायर ऑफ 150% और टैक्स इन्वॉल्व और 130,000। ठीक है, तो ए पॉइंट इज करेक्ट। यहाँ पे भी ए हमारा आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में आंसर मिल गया है। तो कुछ दोनों में मिनिमम मैक्सिमम, ये लोअर लोअर कुछ नहीं होता, दोनों में हाइयर है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑफेंसेस और पेनल्टी यहाँ पे ये भी चैप्टर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एग्जामिनेशन को हम अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस वाला कर लेते हैं 14 चैप्टर। चैप्टर 14 मिसलेनियस। ठीक है, इसमें 5-6 चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन, इन चैप्टर में ना एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इन सबको एक ही में कंपाइल करके डाल दिया, मिसलेनियस डाल के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर द नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट ए पर्सन रजिस्टर्ड हैज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रिसिपिएंट बाय वे ऑफ commensurate in reduction in price, the authority may order reduction in prices, imposition of prescribed penalty or cancellation of registration। ठीक है, अगर नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट टैक्स क्लियर का उसको रिडक्शन प्राइस में पास कर दिया है, बट रिडक्शन प्राइस नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी एक चीज, तीनों में से कोई भी चीज कर सकती है, तीनों कर सकती है, तो तीनों ही ऑर्डर दे सकती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 1 2 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन ऑफ 1 2 सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो फर्स्ट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट एक्सीड 75 लाख। ठीक है, ये कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5। ठीक है, ये भी कर सकता है। ये पर्सन इंगेज इन पान मसाला टोबैको। ठीक है, ये स्पेशली मना किया हुआ है, ये लोग तो कर ही नहीं सकते। ये पर्सन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम अदर एडिबल विद वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या? इंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये कर सकता है। ठीक है, इंगेज एक्सक्लूसिव इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, ये भी कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा हमारे करेक्ट कौन कौन से? 1 2 5 और 6। 1 2 5 एंड 6, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मिस्टर मेहुल रॉय प्रोप्राइटर है Messrs रॉयल शू एंड कंपनी रनिंग ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज विद द ब्रांड नेम ऑफ जुनून। ठीक है, जुनून नाम से इनकी कंपनी चल रही है, इसका ब्रांड जुनून है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। However, due to low profitability in the business, he has decided to transfer his business to his friend Dilip Tijori. Mr. Dilip Tijori is already running the business of manufacturing shoes under a proprietorship firm named Mr. Hawaii Shoes and Company, which is located in Mumbai and registered under GST। ठीक है जी, तो ये दिलीप तिजोरी पहले से कोई बिजनेस रन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। एंड उसके बाद क्या बोला है? मिस्टर मेहुल रॉय हैज अप्रोच्ड यू टू हेल्प हिम विद द इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मैसर्स रॉयल शू कंपनी टू द मैसर्स हवाई। तो देखो ये कर सकते हैं, अगर इसने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक लेजर में। तो हमें बताना है एडवाइस विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? मिस्टर रॉयल शू कैन नॉट ट्रांसफर, नहीं, गलत है। Mr. Royal Shoe can transfer the unutilized amount input tax credit in electronic ledger to the Mr. Hawaii Shoes and Company. It can further be utilized in setting of GST liability for succeeding period। ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट, क्योंकि जब उसने बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो वो अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को भी ट्रांसफर कर सकता है एंड वो सक्सीडिंग पीरियड में यूटिलाइज सेटअप भी कर सकता है अगेंस्ट जीएसटी लायबिलिटी। अब क्या है? थर्ड पॉइंट में बोला है मिस्टर रूल शू कैन ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स इन लेजर बट इट कैन फर्दर यूटिलाइज सेटिंग ऑफ फॉर ए पीरियड अप टू द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द ईयर। ठीक है, ऐसा कुछ लिमिट है नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड थर्ड में क्या बोला है? कैन नॉट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट गलत है और एज पर द प्रोविजंस बी पॉइंट इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग इज शैल बी असाइन टू, किसको दी जाती है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब वर्क से रिलेटेड। Lexcorp Private Limited is a manufacturer of few fruit juices registered under GST. It purchases plastic bottle and cardboard and sends the same for affixing stickers on plastic bottle and manufacturing boxes from cardboard to a registered job worker Hammer Industries. ठीक है, एक Hammer Industries करके एक कंपनी है जिसको Lexcorp अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, उस पर स्टिकर वगैरह अफिक्स करने के लिए। These raw material are directly sent from the place of business of suppliers. जहाँ से ये रॉ मटेरियल परचेज करता है वहाँ से डायरेक्टली जो वर्कर के पास भेज देता है। ठीक है, तो लेक्सकॉर्प क्या करता है, इस पे आईटीसी बुक कर लेता है और परचेज करते टाइम, और ये ट्रांजेक्शन होती है, डिटेल दे दिया, ये वैल्यू दी है सबसे पहले, फिर आईटीसी बताया कितना है, और डेट ऑफ परचेज बाय लेक्सकॉर्प और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब भी डायरेक्टली सप्लायर पहुंचाता है ना, लेक्सकॉर्प ने अगर डायरेक्टली अपने सप्लायर से पहुंचाया है जॉब वर्कर के पास, ठीक है, इसने इसके ऑर्डर पे डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास अगर गया है, तो वो किस दिन से हम 1 ईयर काउंट करते हैं, वो काउंट करते हैं हम जिस दिन जॉब वर्कर को ये रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो ये वाली डेट हमारे लिए रिलेवेंट है, और ये डेट रिलेवेंट है कि कब वापस आ गया है। अगर 1 साल में वापस नहीं आता है तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और जीएसटी लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ता है। अब देखते हैं पूछा गया है, डिटरमाइन द टोटल अमाउंट टू बी एडेड बैक टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 4 लेक्सकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है, जो भी वायलेशन ऑफ प्रोविजन है एज पर सेक्शन 130-43। तो देखो हमें डेट देखनी है, एक तो ये जिस दिन हैमर्स ने रिसीव किया और 1 ईयर में रिटर्न किया है नहीं किया है। तो अगर इसको देखें हम, तो ये 15/7 को उसने रिसीव किया था और रिटर्न बैक कर दिया 12/7 को, तो बच गए यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं करना है। उसके बाद ये 27/9 को इन्होंने रिसीव किया है और 1 साल के बाद रिटर्न किया है, तो ये वाला अमाउंट क्या होगा, एडेड बैक हो जाएगा पेनल्टी में। सेकंड है, ये 25/12/2019 को तो इन्होंने ले लिया था एंड रिटर्न कब किया है, 25/12/2020 से ऊपर हो गया, तो ये भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है 25/1/2020 को गई थी और 23/1/2021 को आ गई, मतलब 1 साल के अंदर आ गया, तो ये भी बच गए, यहाँ पे भी नहीं करना। लास्ट में क्या 26/2/2020 को गया था एंड 28/2/2002 दिन फालतू हो गए, वरना ये भी नहीं लगता। तो ये तीनों फिगर है जो एडेड बैक हो जाएंगे लाइबिलिटी में, इनकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। ये क्या होगा, 24,000 प्लस में 96,000, 24,000, 96,000 एंड 42,000, तो ये हो गया हमारा 162,000। 162,000 और उस पर जीएसटी चार्ज होता है, वो होता है 18%, इंटरेस्ट चार्ज होता है 18% की रेट से। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा होगा, मतलब कि इन तीनों में क्या है, ये 1 ईयर के अंदर रिटर्न नहीं हुए थे गुड्स, जो 1 ईयर के अंदर रिटर्न हो जाने चाहिए जो वर्कर से, अगर नहीं होते तो उस पर आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाती है वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सर्च सीजर इंस्पेक्शन से है, एक्ट डन बाय टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इसमें हो सकता है सप्रेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ टू इवेड टैक्स। हाँ ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज होगी तो ये क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस रूलिंग से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says state whether following statement are true or false with respect to provisions relating to advance ruling. Question on which advance ruling can be sought under GST Act। तो पूछा है किस किस केस में हम एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले बोला है, तो ये ना पॉइंटर्स गलत हो गए यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो पहले क्या पूछा है, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसमें हो सकता है नहीं, इस केस में नहीं ले सकते वो। ठीक है, और क्या है, उसके बाद पूछा रेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग इज नॉट पॉसिबल वंस द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हैज पास द ऑर्डर। ठीक है, ये भी फॉल्स है, हो सकती है रेक्टिफिकेशन। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग विद इन 90 डेज। ठीक है, ये ट्रू है, विद इन 90 डेज अनाउंस करना होता है उनको, जो भी होता है उनका डिसीजन। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग may accept application even if question is raised in
द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग, नहीं जो पेंडिंग है तो कैसे कर सकते हो, ये भी फॉल्स है। लास्ट पॉइंट क्या है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच एडवांस रूलिंग void ab initio if it finds that such ruling is obtained by suppression। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ट्रू है। तो हमारी ऑप्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला एफ एफ टी एफ टी, एफ एफ टी एफ टी, एफ एफ टी एफ टी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एफ एफ टी एफ टी। तो हमारी क्वेश्चन हो गए मिसलेनियस टॉपिक के भी, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा हो गया है। अब हमारे सिर्फ एग्जामिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन रह गए हैं, वो देख लेंगे, और इसके अलावा बाकी सारे हमारे ये 4 वीडियोस में कवर हो गए। लास्ट वीडियो में एग्जामिनेशन कर लेंगे, तो ये 5 वीडियोस में सारे चैप्टर्स कवर हो गए। ठीक है, तो अब हमारा सारा ही हो गया, बस एक एग्जामिनेशन चैप्टर छोड़ के ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गए हमारे सारे, एंड ये वाले भी हो गए, एंड 11th भी हो गया। तो अब सिर्फ हमारे जो क्वेश्चन रह गए, ये 12 क्वेश्चन रह गए, तो हमने अब तक 52 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा जीएसटी पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा कस्टम वाला पार्ट रहेगा। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन अस, एंड stay tuned and stay study, keep studying, give your best, and all the best for your exams. Prepare well. In case of any doubt, you can reach me on Telegram or WhatsApp. I already given link in description. Okay, and you can join my Telegram channel, and you can download these file from there only. Okay, or in case of doubt, you can reach me. So thank you for watching. Please like, share, subscribe if you liking this video and these are helpful to you. Thank you so much.